हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज के जो भी प्रश्न आपके होंगे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो बुक आपको दिख रही है ये 6500 की बुक है। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी इस बुक के बारे में जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। और जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उसके पास मैं निश्चित आश्वस्त हूँ कि ये किताबें आपके पास ज़रूर होंगी और इसका जो पूर्ण फ़ायदा है आप उठा भी रहे होंगे। ओके, सो इस बुक की थोड़ी सी जो क्वालिटीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। जो बुक में जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए। इस बुक में 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तकरीबन 6500 के आसपास, मतलब उससे ज़्यादा ही हैं, 6500 प्लस हैं। सो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। जितने भी आपके एसएससी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे एक जगह संग्रहित आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस बुक में एक जो खासियत है वो क्या है, इसमें जो पिनाकल के टीम के द्वारा जो सॉल्यूशंस इसमें बनाई गई है, जो सॉल्यूशंस है आपका वो बहुत हाई क्वालिटी की है। जब मैं कहता हूँ हाई क्वालिटी की, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग हियर इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, ये डेफिनेटली आपको मदद पहुंचाने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत रेलेवेंट है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे पहुंचने वाला है। सो आपको करना क्या है, आपको इस बुक के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है और उसके साथ साथ जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको एक कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशंस आपको दिए गई हैं तो उसको समझना है और कोशिश करना है कि जो भी फैक्ट्स फिगर जो महत्वपूर्ण आपको लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशंस में जो भी फैक्ट्स आपको मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही दिए गए हैं, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में फिर से आपको एक वैसे प्रश्न से रूबरू होना पड़ सकता है जो आपको 1 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में दिलाए। सो वैसे प्रश्नों को डील करने के लिए, उसको केटर करने के लिए हमारी तरफ से बहुत अच्छी सॉल्यूशन जो है आपको मुहैया प्रोवाइड कराई जा रही है। सो एक यूनिक चीज़ जो है सॉल्यूशन के बारे में कि बहुत सारे जो फैक्ट्स फिगर हैं वो इसमें आपको अप टू डेट मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे। और अगर आप इस बुक को इस वीडियो कोर्स के साथ कॉम्प्रहेंड करते हो, अगर इस सारे लेक्चर्स जो हैं ये अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली इसका भी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर मिलने वाला है। ओके, सो मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है जिसमें आप कमज़ोर हो तो हो सकता है बुक देख लें आप, और बुक के साथ साथ जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अभी इकोनॉमिक की थी लास्ट क्लास में, आज फिर से हम लोग इकोनॉमिक कर रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक के जितने लेक्चर्स हैं आप वो देख लीजिए। इस तरह से आपको जो है बहुत फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई बहुत चल रही होगी और आप मुझे बताए जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली फॉलो वॉट एवर इज़ बीइंग टोल्ड बाय योर टीचर्स। ओके, सो आप टीचर्स के द्वारा आपको जो बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने जो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है वो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हम कर रहे हैं उसी से है। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट आर्ग्यूड दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। ओके, मतलब उच्च घाटे, जब डेफिसिट होता है मार्केट में तो लोग की जो बजट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बजट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा आंसर? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी दी थी, आपको याद होगा, ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्योरी ऑफ वेज एंड प्रॉफिट। वेज एंड प्रॉफिट। ठीक है, थ्योरी ऑफ वेज एंड प्रॉफिट। सो डेविड रिकार्डो ने ये कहा था कि जब भी डेफिसिट का समय आएगा तो उस समय
बेसिकली लोगों की जो सेविंग रेट है वो इंक्रीज कर जाती है। क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें से आपको यहाँ पे फैक्चुअल बना के पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अमर्त्य सेन के बारे में जाते हैं, ये भी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एडम स्मिथ आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे एडम स्मिथ। सो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोनॉमिस्ट है, तो वहाँ पे भी आपको तैयार होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द इमिग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज हाईली स्किल्ड हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द इमिग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ countries highly skilled highly educated professionals population to other countries offering better economic and social opportunities called। कह रहा है कि किसी देश के कोई जो एजुकेटेड वर्ग हैं वो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जब जाते हैं, सो ये जो परिस्थिति है, ये जो बेसिकली जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या ऑप्शन? कैरिंग कैपेसिटी, ब्रेन ड्रेन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और क्लोज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। वहन क्षमता, प्रतिभा पलायन, जनसांख्यिकी संक्रमण और बंद जनसंख्या। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कहते हैं इसको? आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, हाईली स्किल्ड। ये अगर आपके देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं तो क्या है ये ऑब्वियस सी बात है, प्रतिभा का पलायन ही तो है। आपकी जो प्रतिभा थी उस पलायन कर गई, दूसरे देश में चली गई, क्या हो जाएगा? एग्जांपल, ब्रेन ड्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। ब्रेन ड्रेन इज द राइट आंसर। कितना सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे, निश्चित आपको इसका आंसर निकल के मिल जाएगा। ओके, सो बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, एक दो क्वेश्चन टफ होते हैं, छोड़ दो। एक दो क्वेश्चन अगर टफ हैं उसको आप छोड़ दो, क्या दिक्कत है? आप तो उस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो ना जहाँ पे आप एग्जाम में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, और बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए अगर आपने पढ़ा है, याद आता है, तो वेल एंड गुड, यू कैन डू गो विद देम। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इट्स बेटर टू रिमेंबर द फैक्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट, उसको प्रश्न कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, in the context of economics, what does P stands for in EPF? अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF का P क्या है? EPF में P क्या है? क्या है P? क्या है P? ये एम्प्लॉयज है, सॉरी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, ये क्या है? इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर निकल के आ गया आपका प्रोविडेंट, ठीक है। आंसर क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया प्रोविडेंट। क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, मतलब एक जो पर्सन है उसके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है एक इंडिविजुअल इंसान के हेल्थ में वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, आइए एक एक करके देखते हैं। सो पहला है सोशल इक्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, सोशल इक्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर सोशल इक्वालिटी नहीं होगी तो एक तो बहुत सारे जो परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है, जो फिजिकली लेवल पे हो सकती है, साथ साथ मेंटल परेशानी भी हो सकती है। इसलिए ये तो बहुत जरूरी है कि समाज में इक्वालिटी हो, ठीक है। फिर क्लीनलीनेस,
ये भी बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्वच्छता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सफाई नहीं रहेगी तो आप बीमार पड़ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा। दूसरा है हार्मनी, सद्भाव। सद्भाव होना बहुत जरूरी है। जब सद्भाव नहीं होता है तो बहुत सारे राइट्स, इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो ये सब करते हैं और इसका भी नुकसान आपके हेल्थ पे पड़ सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या हम बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, द राइट आंसर विल बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? ओके, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? सो पहला है इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। ओके, सो मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। दूसरा है इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है। और सी है मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इज नॉट गुड फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और चौथा है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इम्प्लाइज अ प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। ठीक है। सो कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सा टर्म है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है उससे संबंधित कौन सा टर्म है? यस, क्या हो जाएगा आंसर? सो राइट आंसर क्या होगा? धन की जब आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था में मूल्य में वृद्धि। ठीक है। सो पैसा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब पैसा का सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो क्या होगा? जो प्राइस राइज है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सामान मार्केट में बिक रही है वो तो उतना ही है, लेकिन मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। जब पैसा ज़्यादा आता है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, और डिमांड ज़्यादा करते हैं तो जो आदमी उसको बेच रहा है उसको पता चल गया कि डिमांड ज़्यादा है, वो चीज़ों को महंगा कर देगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी कहती है। सी, धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था में मूल्य में वृद्धि। ओके। Which branch of economics deals with the depletion of natural resources, stock and pollution, which are a result of rapid economic development? ठीक है। क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? ओके। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो इस लाइन पे ध्यान दें, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वैसा प्रोडक्शन हो रहा है, वैसी इकोनॉमी ग्रो कर रही है जहाँ पे जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है उसका लॉस हो रहा है, तो उसका अध्ययन कौन करता है? ओके। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या पब्लिक इकोनॉमिक्स? सो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इसका अध्ययन जो है पर्यावरण अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन होगा। क्लियर? ओके। सो ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर्स और काइंड्स सेंड बाय माइग्रेंट्स टू देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन आर कॉल्ड। ओके। सो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार जो है वो क्या कहलाता है? ऑब्वियसली जब भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरे देश में काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, जब भी कोई एक इंसान एक किसी दूसरे देश में काम कर रहा है तो वहाँ से बेसिकली वो जो पैसे हैं अपने मूल स्थान मतलब जो मूल उसका घर है, वहाँ जो उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उसको भेजता है। उस पैसे भेजने की जो प्रक्रिया है या वो जो पैसा है उसको क्या कहते हैं? सो इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ टर्म फॉर दैट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म? सो पहला क्या है? बिल, दूसरा है ड्राफ्ट, फिर विप्रेशन यानी कि रेमिटेंस, और है फिर पेमेंट। ओके। सो एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है कंट्री ए में काम कर रहा है और यहाँ पे जो पैसा अर्न कर रहा है उसको कहाँ भेज रहा है? अपने मूल निवास कंट्री बी। ठीक है। तो ये जो पैसा आया, ये पैसा क्या कहलाता है? ये पैसा कहलाता है रेमिटेंस।
क्या कहलाएगा? ये पैसा कहलाता है रेमिटांस। क्लियर? इट इज कॉल्ड रेमिटांस। ओके, people like small farmers and seasonal workers who regularly move in and out of poverty are categorized as. ओके, अच्छा सवाल है ये। क्या कह रहा है? छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा चर्निंग पुअर। ठीक है, क्या कहते हैं? चर्निंग पुअर, मतलब विलोरन गरीब। ठीक है, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली बात है कई बार इन्वॉल्व होते हैं लोग, और तुरंत वो जब काम खत्म हो जाता है तो उससे बाहर हो जाते हैं। तो जब इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग, यू आर गेटिंग सम मनी, यू आर अर्निंग, एंड व्हेन यू स्टॉप्स अर्निंग, you are out of the job, it means that you are switching from inside the job or the outside the job because of the availability of job for a very small span of time. So बहुत कम समय के लिए जो है जॉब आपके पास है, और उस दौरान आप जो इन और आउट होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप जो है कई बार जो है कुछ समय के लिए पुअर्टी लाइन के भी नीचे आ जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं हम लोग चर्निंग पुअर। ठीक है, इन एंड आउट। जैसे कि मान लीजिए कि हार्वेस्ट का सीजन आया, तो वहाँ पे आप काम करने लगे, आपके पास पैसा आ गया, तो आपकी गरीबी कुछ समय के लिए दूर हो गई। लेकिन हार्वेस्ट हमेशा फसल तो होगा नहीं, उसका प्रोसेस होता है, तो उस दौरान फिर आप बाहर हो गए, आप खाली बैठे हुए हैं। तो कभी आपको जॉब है, कभी नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड चर्निंग पुअर। ओके, सो एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स और प्रोडक्शन लीड्स टू। ठीक है, क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स, मतलब उसकी अनुमान नहीं थी कि इतनी बिक्री होगी और वो बिक्री होने लगी। तो वैसे परिस्थिति को क्या कहते हैं? सो प्रोडक्ट जो है उसका क्या होगा? लीड्स टू, इट विल रिजल्ट इन टू। ठीक है, प्लांट एक्यूमुलेशन। देखो एक्यूमुलेशन तो नहीं होगा, एक्यूमुलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन में चीज़ें रहती हैं। मान लीजिए कि वेयर हाउस है और क्या है? अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल है। जब बिकेगी तो इसमें सामान निकलेगा ना, तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, डिक्यूमुलेशन होगा। अब आपको बताइए प्लांट है कि या अनप्लांट है? इट इज प्लांट और अनप्लांट। ऑब्वियसली या क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड। जब अनएक्सपेक्टेड है तो अनप्लांट ही होगा ना, प्लान थोड़ी किया गया था कि इतनी जो सेल है वो बढ़ जाएगी। सो इट इज अनप्लान डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ओके, जो भी सामान है उसको क्या इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, और जब इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये सेल हो सकती है, एक बैग सेल होने लगे, तो जो वेयर हाउस है वहाँ से सामान निकलने लगेगी, तो निकलने लगेगा तो क्या कहेंगे? डीक्यूमुलेशन, डीक्यूमुलेशन। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल बहुत बढ़ेगा और सेल बढ़ ही नहीं रहा है, सेल घट गया, तो क्या होगा? अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है, सेल बढ़ेगा तो निकलेगी, तो डिक्यूमुलेशन हो गया। सेल घट गई तो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट कर जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो एक्यूमुलेशन डिक्यूमुलेशन में आप ध्यान रखिएगा, जब सेल होता है तो सामान निकलती है वेयर हाउस से बाहर, जब सेल कम हो गई है तो क्या होगा? पाइलअप हो जाएंगी चीज़ें, स्टॉक बन जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इससे जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट इट वेरी करेक्टली। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, नो इशूज। Okay, let's move to next question. So which of the following activities can be classified as part of secondary sector of economy? Can be classified as a part of secondary sector of economy. So part of secondary sector of economy. तो मैंने आपको पहले ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, सो निम्नलिखित में से जो गतिविधियां हैं उनमें से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? लीगल कंसल्टेशन, टी प्लांटेशन, फार्म इक्विपमेंट और बैंकिंग। लीगल कंसल्टेशन, टी प्लांटेशन, फार्म इक्विपमेंट एंड बैंकिंग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। बैंकिंग क्या है? ये सर्विस सेक्टर है, मतलब तृतीय क्षेत्र में आएगा। लीगल कंसल्टेशन क्या है? ये भी एक सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है। टी प्लांटेशन क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यानी कि निर्माण का कार्य होता है, इसलिए सी जो है इसका राइट आंसर। ओके,
द मिक्स्ड इकोनॉमी इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। सो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आप जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कई बार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मिक्स्ड इकोनॉमी। So mixed economy. So presence of subsistence and commercial farming. Presence of subsistence and commercial farming. Coexistence of traditional and modern industries. A market system of resource allocation, commerce and trade in which free market coexist with the government intervention. Exactly. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. सो इन अ काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट along with the private public sector. Okay, so government also intervenes. At the same time, government gives some sort of freedom to private sector so that the economy can grow. So in India also we have given some permissions to private sector and इट इज़ द पैरेलल लाइन. साथ साथ दोनों वर्ग जो हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करती है. और ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सो आंसर विल बी सी. क्लियर? So which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individual or businesses? So capital जो goods हैं owned by private individuals or businesses and the production of goods and services is based on supply and demand in the general market. निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? मतलब मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड और जिस चीज़ की नहीं है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा. स्वामित्व किसके पास होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास. जो प्राइवेट पर्सन है, जो बिजनेस हाउसेस हैं, दे कंट्रोल द मार्केट, दे कंट्रोल द इकोनॉमी. सो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था. मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव डिस्कस, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट को एग्जिस्ट, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट को एग्जिस्ट. क्लियर? ओके, सो साम्यवादी आप जानते हैं, कम्युनिटी जहां कंट्रोल करती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी. और जो कैपिटलिस्ट मैंने आपको बताया, प्लीज इसको याद रखिएगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ओके, फार्मिंग क्या है? फार्मिंग क्या है? फार्मिंग आपकी जो है वो है प्राइमरी. ठीक है, हंटिंग क्या है? प्राइमरी है. ठीक है, हंटिंग प्राइमरी है. वीविंग क्या है? ये सेकेंडरी है. ठीक है, बुनाई क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मान लीजिए कोई स्वेटर बना रहा है, क्या है वो? रॉ मटेरियल का यूज करके स्वेटर बनाया जा रहा है, तो वीविंग हो रही है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग. ट्रेडिंग क्या है? इट इज अ सर्विस सेक्टर, थर्ड टर्सरी सेक्टर. ठीक है, ट्रेडिंग इज टर्सरी सेक्टर. ओके, an industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from which sector? Okay, क्या कह रहा है? An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from. ठीक है, बैंकिंग, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी. सो क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जहाँ पे औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, वो वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है, जो सामान का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है, वो कहाँ से होता है? वो होता है सेकेंडरी सेक्टर से. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, income and employment theory is the other name for which branch of economics? Income and employment theory is the other name for which branch of economics? ठीक है, आय और रोजगार सिद्धांत
अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? ओके, मतलब बेसिकली जो आय और रोजगार सिद्धांत है ये किस शाखा का दूसरा नाम है आपको बताना है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो ये क्या है? आय, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या है ये? ब्रॉड है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, इकोनॉमी को बेसिकली दो वर्गों में विभाजित करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स को हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जो है एज ए इंडिविजुअल की अगर इनकम देखनी है तो माइक्रो में देखेंगे। लेकिन बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर्टी हो गई, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है? ब्रॉड थ्योरी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, माइक्रो में क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब एक छोटे चीजों को, स्मॉल को, जो छोटा चीज़ है उसको, उसके इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट को अगर पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े एस्पेक्ट को पढ़ना है तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा मान के उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल? ठीक है, डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इंडिविजुअल जहां आ गया वहां पे बिना बिना तनाव के आपको क्या मार देना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। क्लियर है? सिंपल है। ओके, जॉन मैनार्ड कीन्स, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स थ्योरी, केनेसियन थ्योरी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है केनेसियन थ्योरी। हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? सो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में इनका, ही हैज़ अ नेम इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, जॉन माइनार्ड कीन्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ओके, क्लियर? ओके, डिप्रेसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ। ठीक है, क्या है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब कोई चीज़ जिसकी वैल्यू है, उसके वैल्यू के मतलब उसका जो प्राइस है उसमें कमी आए तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। सो मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। क्या है? डिप्रेसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ, वियर एंड टीयर ऑफ। सो जो भी आपके पास गुड्स है, जैसे आपके पास मान लेते हैं कि एक बाइक है और आपने बाइक एक पर्टिकुलर ईयर में खरीदी, मान लेते हैं एग्जांपल 50,000 में। 2 साल बाद क्या वो बाइक फिर से 50,000 में बिक सकती है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बिकेगी। कितने बिकेगी? मान लेते हैं 30,000 में बिकती है, 40,000 में बिकती है। तो जो 10,000 का लॉस हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग डिप्रेसिएशन। ठीक है, इसको कहते हैं डिप्रेसिएशन। तो इसकी जो वैल्यू है ये मान लीजिए कि 50K है 2023 में, 2024 में सेम प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 40K। सो यहाँ पे 10K का क्या हुआ? डिप्रेसिएशन हुआ। $10K का क्या हुआ? डिप्रेसिएशन हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। क्या है? बाइक क्या है आपका? बाइक क्या जो है वो कैपिटल गुड है। ठीक है, बाइक इज अ कैपिटल गुड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको देखने या पढ़ने को मिलती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई क्या है? यहाँ पे ये मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट, ठीक है, मार्केट। सो मार्केट में क्या होता है? डिमांड, जब डिमांड होती है तो सप्लाई होती है। ऑब्वियसली बात है, कैपिटलिस्ट में हमने देखा था कि डिमांड के अनुसार जो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में सप्लाई की जाती है। तो इन सारे तमाम क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी समझेंगे। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप द डिमांड फॉर मनी विल। ओके, कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए
तो जो पैसे का डिमांड है, मतलब जो लोन का डिमांड है, उसमें क्या होगा? यदि ब्याज दर बढ़ती है तो जो धन का मांग है, जैसे कि आप लोन लेते हो, लोन क्या है? धन का तो मांग है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। सो क्या होगा? क्या होगा? काफ़ी सरल प्रश्न है ये, काफ़ी सरल प्रश्न है ये। इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड सिंपल क्वेश्चन। सो वो क्या होगा? इट विल फॉल। ऑब्वियस सी बात है ना, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगी तो आप पैसा लोन कम लोगे ना। इंटरेस्ट रेट अगर 6% है, 6 से 10% हो जाए तो आप लोन की डिमांड कम करोगे बैंक से, है ना। सो इसलिए मार्केट में कई बार जो इंटरेस्ट रेट डेलिबरेटली भी बैंक बढ़ाती है, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा आने से जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, तो चीज़ों का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट द, ठीक है, क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, वो क्या कहलाता है? ठीक है, मार्केट में कोई भी हस्तक्षेप अगर सरकार कर रही है डिमांड को बढ़ाने या घटाने के लिए, तो वो हस्तक्षेप को बेसिकली क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सो दैट इंटरवेंशन इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको कहते हैं स्थिरीकरण, मतलब चीज़ों को स्थिर करने के लिए सरकार जो है इंटरवीन कर रही है। ओके, सरकार जो उसको इंटरवीन करके चीज़ों को स्टेबल कर रही है। ओके, सो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे? या तो डिमांड को बढ़ाने का कोशिश करेगी कि लोग कैसे डिमांड ज़्यादा करें, और क्या कर सकती है? इसको रिड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, तो डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे? जब इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या करेगा? डिमांड वो घट जाएगी। ठीक है, डिमांड घट जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब घट जाएगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। और इसका जो रिवर्स है वो आपको कब होता है? जब डिमांड को हमें घटाना होता है। ओके, according to law of demand, the consumer's demand for good must be, according to law of demand, the consumer demand for good must be, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो मांग है वो क्या होनी चाहिए? मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो मांग है वो क्या होनी चाहिए? सो मांग के नियम के अनुसार ये क्या होगा? ये होगा इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, मतलब वस्तु की कीमत में प्रतिलोमता संबंध। ठीक है, इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं है। इनवर्सली मतलब प्राइस ऑफ गुड, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्या है? रिवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये है, ये होता है इनवर्सली रिलेशनशिप। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिमांड बढ़ेगा तो सब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो गया, ये इन्वर्सली हो गया। इन्वर्सली मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड इन्वर्सली रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर? Law of demand states that there is a negative relationship between, क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, मांग का नियम बताता है कि किसके बीच एक ऋणात्मक संबंध है। मांग का नियम बताता है कि किसके बीच एक ऋणात्मक संबंध है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज ए निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। सो लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए राइट आंसर? क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि जब डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इस प्राइस में क्या होता है? इट हैज़ अ निगेटिव रिलेशनशिप। ओके,
सो वस्तु की मांग और उसकी कीमत, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। सो मांग का नियम बताता है कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच जो है ऋणात्मक, यानी कि इट हैज़ निगेटिव रिलेशनशिप, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या है, घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जाओ मार्केट में, अगर वहाँ पे वेजिटेबल्स बिक रही हैं, अगर वेजिटेबल्स बहुत महंगा है, जब हमारा एग्जांपल लेते हैं, जब टमाटर 100 रुपये किलो था मार्केट में, तो क्या उसका डिमांड आप ज़्यादा करते थे कि कम करते थे? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम करते थे। प्राइस घटता है तब आपका डिमांड बढ़ता है, तो क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया, दोनों साथ साथ चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ओके, ओके। इफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। एक्स एंटे मतलब क्या होता है? एक्स एंटे मतलब होता है प्रिज्यूम्ड या फोरकास्ट, मतलब भविष्य की एक स्थिति को अनुमान लगाना, ठीक है, एक्स एंटे कहते हैं। एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई आर प्लॉटेड टुगेदर इन अ ज्योग्राफिकल डायग्राम। ओके, मतलब मान लीजिए कि एक ज्योग्राफिकल डायग्राम है, एक्स एंटे, ठीक है, ठीक है, देन विच पॉइंट इक्विलिब्रियम विल बी रीच। सो ये जो पॉइंट होगा, ये कहां पे इक्विलिब्रियम रीच होगा? इक्विलिब्रियम विल बी रीच, ठीक है। चार ऑप्शन से, वेयर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, ओके। दूसरा है वेयर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज जीरो, जीरो। तीसरा है वेयर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, और चौथा है वेयर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? सो क्या मैंने यहां बताया? यहां बताया मैंने ये क्या है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड जो है इज इक्वल टू एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, if the price elasticity of demand, if the price elasticity of demand is less than 1, then the demand for good is said to be। यदि मांग की कीमत, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम है, तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, देन द डिमांड फॉर गुड इज सेड टू बी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस जो है, इलास्टिसिटी मतलब क्या, प्राइस कितना एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। सो कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना एक्सपेंड कर, ये जो इलास्टिसिटी है ये कितना, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक लिमिटेड लेवल तक स्ट्रेच करे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बियॉन्ड उसके अगर लिमिट क्रॉस करता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और उसमें ये पॉसिबल नहीं होता है कि इकोनॉमी को स्टेबल की जाए। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी टू। सो यदि मांग की कीमत एक से कम हो तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? ठीक है, सो लेस देन 1 जो है इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक, बेलोचीदार, ठीक है। सो लेस देन 1 इज कॉल्ड इन इलास्टिक, और यही चीजें जो क्या हो जाएगी, वह एक से ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, मोर देन 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोर देन 1 इट विल बी इलास्टिक। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। ओके,
सो मांग जो वक्र है उसके संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सो इट इज अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन। क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, पहला। दूसरा है इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। ठीक है, यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। ठीक है, प्रकट करता है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। इट गिव्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट ईच प्राइस। ओके, सो दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करना है। उसके बाद आपको बताना क्या है, करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। सो डिमांड जो कर्व है आपको याद होगा जीएस थ्योरी के क्लास में मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, डायग्राम बना के डिमांड कर्व। ओके, सो डिमांड और सप्लाई ये क्या है, बेसिक अगर नॉलेज की बात करें, बेसिक समझ की बात करें तो आप इतना समझ सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ओके, अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई हो सकती है क्या? अगर कोई वस्तु की डिमांड नहीं होती है तो सप्लाई नहीं होती है, और कोई वस्तु की सप्लाई तभी होती है जब मार्केट में डिमांड हो। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो डिमांड सप्लाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, और यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से आपको समझना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड facts to be remembered and conceptually very essential for your examinations. Okay, so question है कि which of the following statement is correct regarding the demand curve। डिमांड कर्व के संदर्भ में कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, ये बिल्कुल सही है, डिमांड फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा क्या है, इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है आपको कि इट गिव्स द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी जो है कंज्यूमर डिमांड कर रहा है हर एक प्राइस पे। मतलब अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, अगर प्राइस ए है, प्राइस बी है, प्राइस सी है, प्राइस डी है, हर एक प्राइस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जो है हमें यहाँ पता चलता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। सो इसी के साथ आज के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से कवर किया होगा, और आपने अच्छे से ये डिसाइड किया है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होंगे। उसके लिए आपको फिर से बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो निश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, बहुत मजे से तैयारी करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, और कभी भी कोशिश ये कीजिए कि कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में जो है आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, एज ए टेस्ट आप 6500 की जो बुक है उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और इस साल जो भी आपके एग्ज़ाम जो हैं उसको निश्चित ही क्लियर करने के लिए पूरे डिटरमाइंड रहिए। अगर आप पूरे डिटरमाइंड हैं तो निश्चित आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ वर्क रियली हार्ड।